बूढ़ी काकी के सस्ते मोमोज। वेलकम टू आरती देवी मोमोज की दुकान करती थी। आरती देवी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब रहती है, फिर भी वो मोमोज की दुकान करती थी और उसके दुकान में गिने चुने लोग ही उसके दुकान पर आते थे। एक दिन सुबह होते ही आरती देवी की बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है और उसको बहुत ही ज़्यादा खांसी होने लगती है, लेकिन फिर भी वह मोमो की दुकान करती थी क्योंकि आरती देवी की पति एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे और आरती देवी का बेटा संजय बाहर जाता है पढ़ाई करने के लिए, इसलिए आरती देवी को इतनी मेहनत करनी पड़ती थी क्योंकि वह अपने बेटे को पैसे भेजती थी। आरती देवी अपने बेटे को फ़ोन करती है टेलीफोन से। अम्मा आओ आओ, कैसी हो अम्मा, बोलो। बेटा ठीक हूँ, मैं तो आई थी, अपने बेटे से बात करने बहुत मन कर रहा था। हाँ अम्मा कर लो, लेकिन एक बात कहता हूँ, बुरा मत मानना अम्मा, आपको फ़ोन नहीं आपके बेटे को फ़ोन करना चाहिए। बेटों को वक्त नहीं मिलता है कि वो मुझे फ़ोन करे, मैं मिलने से वो खुद करेगा। अम्मा आप इस उम्र में भी इतनी मेहनत करती हैं। उफ। हाँ करनी पड़ेगी ना, जब मेरे बेटा आ जाएगा तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब वो इतने सारे पैसे कमाएगा तो ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, तुझे देखने के लिए ये आँखें तरस गई है बेटा, तू फ़ोन भी नहीं करता, कब आएगा मेरा बेटा? मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपको बाद में फ़ोन करता हूँ। ऐसा कहकर संजय फ़ोन काट देता और आरती देवी हेलो हेलो फ़ोन पर कही जाती है। और फिर आरती देवी दुकान में जाकर मोमोज बेचने लगती है और वह बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है, लेकिन वो मोमोज बेचती है। दो ही ग्राहक आते थे उसकी दुकान पर। आइए आइए, गरम गरम मोमोज ले जाइए, खाइए भी और घर भी ले जाइए। आरती देवी एक दिन मंदिर जाकर अपने लिए प्रार्थना करती। अगली सुबह जब आरती देवी दुकान खोलती है तब दुकान के बाहर ही दो लड़के आते हैं। आरती देवी उन्हें देखती है और वो कहते हैं, हम दोनों का नाम राम और श्याम है, हम दोनों का घर नहीं अम्मा, आप अपने पास रखो ना। हाँ अम्मा। वो दोनों आरती देवी का हाल जानते थे, लेकिन वो दोनों फिर भी आरती देवी की मदद करने के लिए आते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों को अपने घर में रख लूँगी, तुम लोग भी तो मेरे बेटे जैसे हो, मेरा भी बेटा है लेकिन वो बाहर पढ़ाई करने के लिए गया है और मुझे अकेले ये सब करना पड़ता है। अम्मा तुम क्यों बना रही हो मोमोज की तैयारी मत करो, हम लोग करते हैं, आप जाओ ठीक है। आरती देवी वहाँ से चली जाती है। देखते ही देखते राम और श्याम मिनटों में मोमोज तैयार कर देते और आरती देवी खुश हो जाती है। अरे बेटा, इतनी जल्दी मोमोज बना दिए, वो भी इतने सारे, मुझे तो बनाते बनाते पूरी दिन निकल जाती है, फिर जाकर शाम तक मैं मोमोज को तैयार करती हूँ और तुम लोग तो इतने फटाफट बना दिया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादू से मोमोज बना दिया हो। और मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, मैं इसे दुकान ले जाकर बेचती हूँ। हाँ
दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अगले ही दिन मोमोज की दुकान पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती और उसकी खुशबू से सारे लोग दुकान में इकट्ठे हो जाते और आरती देवी की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कमाई भी अब होने लगती है। आहा, बहुत टेस्टी हुआ, बहुत ज़्यादा। बुढ़ी अम्मा मुझे भी दीजिए, बहुत टेस्टी हुए मोमो सच में। ये देखते आरती देवी के सारे मोमोज खत्म हो जाते हैं। अरे बेटा मोमोज तो खत्म हो गए हैं, अब मैं कल ज़्यादा करके बना कर लाऊंगी। आरती देवी को कोई पैसों की कमी नहीं थी, वो तो बड़ा घर भी ले ली थी, वो भी अपने ही पैसों से। ये बात अजय को पता चल जाती कि उसकी माँ अब बहुत ही ज़्यादा अमीर हो गई है और उसकी माँ के पास बहुत सारे पैसे हैं। ये सुनकर अजय गांव चला जाता है अपनी माँ के पास। माँ हमें माफ़ कर दो, ये देखो तुम्हारी बहू, मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था। साल बाद देखकर अपने बेटे को आरती देवी कहने लगी, अरे बेटा ये आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए और तू माफ़ी क्यों मांग रहा मेरे बेटे? तुझे माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बहू भी कितनी सुंदर है, अब कोई तकलीफ़ नहीं होगी मेरे बेटे। मैंने नया घर भी ले लिया और बहुत सारे पैसे हो गए, अब तुझे बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है मेरे बेटे। अब तू यहीं रहेगा और ऐश और आराम की ज़िंदगी बसर करना मेरे बेटे। मैंने तेरे लिए बहुत कुछ किया और तुझे देखने के लिए ही आँखों ने पता नहीं कितने दिन इंतज़ार किए। मैं तुम दोनों को माफ़ करती हूँ मेरे बच्चों। बूढ़ी अम्मा का जादुई सरसों का साग। इश्क एक्सीडेंट के बाद जैसे मानो दर्द का कोई पहाड़ टूट गया हो, से ना होने के कारण और काजल गर्भवती थी और उसकी सास बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि गंवाने वाला कोई भी नहीं था। फिर कमला पैसे कमाने के लिए बहुत कुछ सोचती है। फिर उसे सोचते सोचते याद आता है कि अब तो ठंड की मौसम आ गई है, अब तो साग बहुत ही ज़्यादा बिकेंगे। फिर ये देख बहू, मैंने बहुत सोचा समझा, फिर मुझे ख्याल आया कि अब तो सर्दी का मौसम आ चुका है, पालक के साग, बथुए के साग, ये सब बहुत बिकेंगे, इसलिए मैं खेतों से इन्हें तोड़ कर लेकर आई हूँ और इन्हें बहुत ही अच्छे से। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन आप इतने अच्छे से साफ क्यों कर रही हैं? बहू मैं अगर इन पत्तों से फालतू पत्ते नहीं निकालूंगी, सागों से जंगल नहीं निकालूंगी तो मेरे साग साफ कैसे दिखेंगे? लोग सब तो वैसे ही बेचते हैं, सागों में ये पत्ते वो पत्ते रहते हैं और मेरी साग सबसे अलग दिखेगी तो ग्राहक मेरे ही सागों को खरीदेंगे ना। थोड़ी मेहनत और कर लूँगी तो क्या ही हो जाएगा, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, समझी बहू? माँ तुम इस उम्र में भी कितना काम कर रही है, उम्र तुम्हारी काम करने की नहीं है माँ, तुम्हारी उम्र आराम करने की है। मुझे ये कैसा एक्सीडेंट हो गया, मैं मर क्यों नहीं गया माँ? ऐसे ज़िंदगी से तो अच्छा है कि मुझे मौत ही दे देता ऊपर। देखिए माँ जी कैसे कह रही है, ऐसे कोई भला कहता है क्या? रमेश तू पागल हो गया है क्या? ऐसे कह रहा है, तेरे दिमाग खराब हो गए हैं क्या? बहू के सामने उल्टा सीधा बातें कर रहा है, तो ठीक हो जाएगा ना, डॉक्टर ने कहा है, बस थोड़ी समय लगेंगे और फिर तो बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो जाएगा।
कितने दिन हो रहा है मैं कर रही हूँ ना, इसमें तू ऐसे बात क्यों करता बेटा? टेंशन मत ले, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बेटे। देख, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, बस वो हमारी खुद देकर परीक्षा ले रहा है, उसमें हम लोग सफल होते हैं या नहीं। समझा बेटा? ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ बाजार। बिमला साग लेकर मार्केट चली जाती है और वहीं पे उसे एक गाय दिखाई देती है। तू ही मेरी साग खा ले, आज एक भी ग्राहक नहीं आए हैं तो तू ही खा ले मेरी साग, ले खा। से कम तेरी वजह से तो दुकान में कोई तो ग्राहक आए जिससे एक दो साग बिक जाए। बिमला साग लेकर घर चली जाती है। बिमला जब घर आती है वापस बाजार से, तो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। फिर सब मायूस हो जाते हैं। अम्मा, आज तो आपकी साग बिक जाएगी ना, क्योंकि घर में थोड़ा सा भी राशन नहीं है और मुझे भूख लगी है। हाँ बहू, तो चिंता क्यों करती है, मैं जा रही हूँ ना। देखना, आज बहुत सारे साग बिकेंगे। पहला दिन तो नहीं बिका, आज मेरा दिल बोलता है कि आज साग ज़रूर बिकेंगे। बहू, तू चिंता मत कर, देखना मैं आज कुछ न कुछ साग बेच कर ही वापस घर लौटूंगी। हाँ बहू, देख लेना तू। मैं बाजार जा रही हूँ, बहुत ठंड है, तू अपना ख्याल रखना और रमेश का भी ख्याल रखना। बिमला ठेला पर अपने सागों को रख देती है ले जाकर और ठेले लेकर चली जाती है बाजार। आते ही उसे फिर से गौ माता दिखने लगती है। तो फिर आ गई। रख, मैं तुझे खाने के लिए साग दूंगी, लेकिन थोड़ा ठहर जा, सागों में पानी है ना? दादी अम्मा, मुझे ना बथुआ के साग दीजिए, तो बहुत टेस्टी आपके साग। हाँ, मुझे पालक के साग दे दीजिए, आपकी सागों की बात ही कुछ और है, एकदम साफ पत्ते हैं। अम्मा, पहले मैं मांगा, मुझे दीजिए। ये लो बाबू। ठीक है अम्मा, चलता हूँ मैं, वो रहा पैसा उठा लेना। ठीक है दादी अम्मा, मैं जा रहा हूँ। लो, आज तो अच्छा खासा ग्राहक आ गया मेरी दुकान पर, लेकिन मुझे बहुत प्यास लगी है। जाऊंगी पानी पीने, लेकिन थोड़ा ठहर जाऊं। अगर कोई और ग्राहक आ गया तो देखेगा कोई भी नहीं है तो घूम कर चला जाएगा। क्या हुआ, मुझे प्यासी तो लगा ना, थोड़ा बर्दाश्त कर लूँगी। आज मेरे बेटा बहू बहुत खुश हो जाएंगे कि आज मेरी साग बिके हैं, और घर में अच्छी राशन लेकर जाऊंगी ताकि बहू खाए। फल लेकर जाना होगा, ऐसे हाल में बहू को खाना पड़ता है, और मैं हूँ कि एक पैसा भी नहीं कमा पा रही हूँ। आज मेरी बहू कुछ अच्छा खाएगी, आज महीनों बाद में कुछ अच्छा खिलाऊंगी अपनी बहू को। उफ, मुझे बहुत प्यास लगी, मैं ज़रा पानी पी कर आती हूँ। या पानी पीने चली जाती है। फिर वो पानी पीकर आती है तो देखती है पासी दुकानदार उस गाय को मार रहा था। फिर वो कहने लगती है, ये क्या कर रहे हो? ओ चुप बुढ़िया, तेरा इस ठंड में दिमाग खराब हो गया। जानती है दुकान पास में सब्जियां है, ये गाय खा लेगी तो इसकी भरपाई कौन करेगा? तू करेगी? तू तो खिलाने का आदत लगा कर रखी है, क्या है? हाँ, मेरी दुकान की सब्जी खा लेगी तो क्या होगा? मेरी दिमाग ठंड में खराब हो गई है,
तो क्या तेरी दिमाग ठंड से जम गई है क्या? इस उम्र में भी लिहाज भूल गया है तू? हाँ, मेरे से ऐसे बात करता है और तुझे पता नहीं है क्या ठंड में थोड़ा सा मारने से कितना ज़ोर से लगता है? और ये तो जानवर है क्या, इन्हें तकलीफ़ नहीं होती है? तुम इन्हें डंडे से मार रहे हो। अरे इसे आवाज़ देकर भगा दोगे तो ये भाग जाएगी। तुम्हें डंडों की क्या ज़रूरत है? लेकिन तुम लोग तो मारने में आगे रहते हो। इसे कितनी चोटें आई तुम्हें दिख भी रहा है। या सब्जी खा लिए ये गाय तुम्हारी? हाँ, एक भी तो सब्जी को मुँह भी नहीं लगाई है ये गाय, और तुम इसे बिना मतलब के मार रहे हो। अरे कुछ तो डर रखो, ऊपर जाकर क्या मुँह दिखाओगे तुम? हाँ ना, इंसान जानवरों को तुम यूँ मार रहे हो। ठंड के दिनों में तुम्हें जरा सा भी कुछ नहीं लगता है? हाँ, अब जाओ अपनी दुकान पर। मुझे ज़्यादा लगी तो नहीं ना? वो कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में। मैं तुझे अपने घर लेकर चली जाऊंगी, तो मेरे साथ रहना। भले ही मैं तुझे डेली तुम्हें खाने का ना दे सकूं, लेकिन मैं तुम्हें रखूंगी तो ऐसे तुझे कोई मार नहीं सकता मेरे होते हुए। चल मेरे घर चल, तुझे मैं बहुत ही अच्छे से रखूंगी। और तुझे तो डंडे से मारा गया, तेरे माथे में तो दर्द भी हो रहा होगा, है ना? चल मैं तुझे अच्छे से अपने घर लेकर जाऊंगी और तुझे बहुत अच्छे से रखूंगी। इस ठंड में तुझे कुछ पहनने को भी नहीं है। वो दुकानदार गुस्से से बिमला की तरफ देख रहा था। बिमला गौ माता को अपने घर लेकर चली आती है और गौ माता की बिमला बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती, उसे रोज खाने के लिए भी दिया करती थी। बिमला के घर उसका पोता का जन्म होता है। तो बिमला रमेश का अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करती और बहुत ही बड़ा घर ले लेती है। तो बिमला सब्जियों की बहुत ही बड़ी दुकान भी कर लेती है। बिमला गौ माता को अपने घर लेकर आई थी, तब से समझो दुखों का पहाड़ ऐसे गायब हुआ जैसे कि कोई करिश्मा। तब से बिमला अपने गौ माता की बहुत ही सेवा करती और उसका बहुत ही ख्याल रखती और सब हंसी खुशी रहने लगते। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।